और उस किताब के अंदर उसने एक बहुत अच्छी बात करी कि हाउ अ पर्सन बिकम समटाइम रिएक्टिव रादर देन नॉट बीइंग प्रोएक्टिव। बहुत अच्छी किताब थी, मैं नाम भूल गया, लेकिन मुझे वो दृष्टांत बहुत पसंद आया कि हाउ अ पर्सन कैन बी प्रोएक्टिव एंड इट इज सेड दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन इन दिस वर्ल्ड दे आर रिएक्टिव। आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे तुरंत उसका रिएक्शन आ जाता है। कोई आपको पता है वो आदमी तुम्हारे लिए ऐसा बोलता था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाने हो, तुम ठिकाने हो, अच्छा ऐसा बोला था, फोन किया, ब्ला 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 ब्ला, तुरंत हम उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। प्रियजनों, प्रोएक्टिव आदमी किसको बोलते हैं, रिएक्टिव आदमी किसको बोलते हैं? आपके कोई बहुत निकट के मित्र के घर शादी हो और बहुत आपसे निकट है, अच्छा व्यवहार है, लेकिन उसकी शादी का न्योता आपको आया नहीं। अब आप क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? लेकिन फिर आप पॉजिटिव सोचते हो, शायद उसने कुरियर किया होगा, नहीं मिला होगा, शायद वो भूल गया होगा, लेकिन मुझे तो मित्र के नाते जाना चाहिए, मैं तो जाऊं। और अपना मित्र है, उसमें क्या इनविटेशन की राह देखने की। फिर आप जाते हो, शादी में गए एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा मित्र देखकर बहुत खुश हो जाएगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। जाते हो शादी में, 2-3 बार वो आपके सामने से गुजरता है, आपके सामने वो देखता नहीं है, स्माइल नहीं देता है, उसकी नजर आपकी नजर से मिली नहीं, और फिर 1-2 बार ऐसा हुआ यार आपको ऐसा लग गया कि दैट पर्सन हैज इग्नोर्ड मी एंड आई एम अनवांटेड गेस्ट इन दिस मैरिज। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आपको लगा आई एम अनवांटेड गेस्ट इन दिस मैरिज। फिर आपको गुस्सा आया कि इसका ऐसा व्यवहार, हाउ ही डेयर। अगर आप रिएक्टिव इंसान हो तो आप क्या करोगे? पहला, उसी के शादी के अंदर 10-15 लोगों का ग्रुप बनाओगे और ग्रुप बनाकर उसकी निंदा करोगे। तुझे पता है ये मेरा मित्र, लुक एट हिम, लुक एट हिम, लुक एट हिम, he did not invite me, still I came, he doesn't care, ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना है, ठीक है। इसमें इसके हमको एक संतोष मिलता है, मैंने कुछ किया, और वो बोल देता है तो वो बुरा निकल जाता है। तो पहला, अगर आप रिएक्टिव इंसान हो तो ऐसा कृत्य करोगे, 10 लोगों को इकट्ठा कर कर उसके बारे में भला बुरा बोलो। दूसरा, आप घर के आओगे, एक आध फ्लावर पॉट को लात मार के तोड़ोगे, सोफे पर बैठकर गुस्से के अंदर जो हुआ है उसका चिंतन करोगे और अपने आप से कहोगे ये आदमी कितना निकम्मा आदमी है। तीसरा, आप अपने पत्नी से कहोगे हमारे वहां प्रसंग आने दे, पूरे गांव को न्योता देंगे लेकिन इसको नहीं बुलाएंगे, आने दे हमारे वहां। चौथा, दूसरे दिन सुबह वो वॉल्केनो के अंदर जो लावा भरा हुआ होता है, वो लावा विस्फोट होता है और उसको हम फोन करके कहते हैं आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये वो करके सब कुछ सत्यानाश। ये 4 प्रकार की विचार अगर आपके अंदर प्रकट होता है तो समझ लेना आप रिएक्टिव इंसान हो, आप प्रोएक्टिव नहीं हो। अब अपने आप से पूछ लेना क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर हाँ तो ये आपकी दुर्गुण है। प्रोएक्टिव इंसान क्या करता है? जब उसके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले तो उसको एज इट इज वो स्वीकार कर लेता है, धैर्य रखता है, चुपचाप घर पर जाकर सोफे पर बैठकर आंख बंद करके एनालिसिस करता है कि मेरी इस व्यक्ति के साथ की जो पहले की मुलाकात थी, क्या उस मुलाकात के अंदर मैंने तो कुछ उसको ऐसा नहीं कह दिया जिससे उसको बुरा लगा हो और उसके रिबाउंस में उसका ये नेचर और व्यवहार ऐसा आया है। वो सबसे पहले विचार करता है, अपना फॉल्ट ढूंढता है, क्या मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं हो। दूसरा, वो व्यक्ति 4-5 दिन गुजरने देता है कि उसका सामने से फोन आता है नहीं आता है, मैसेज आता है नहीं आता है, बातचीत होती है नहीं होती है, और फिर भी अगर कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर सामने से एक बार फोन करके क्लैरिफिकेशन करता है कि भाई
तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्यों था, मैं तुम्हारी शादी में आया था, क्या हुआ था, क्लैरिफिकेशन करता है। तीसरा, उसको एक और मौका देता है। जो प्रोएक्टिव आदमी होता है वो एक्साइटमेंट में, आवेश में आकर कोई भी निर्णय कतई नहीं लेता है। जो रिएक्टिव आदमी होता है वो अज्ञानता के कारणवश उसी वक्त निर्णय लेता है और फिर कई बार पछताता है और कई बार पता चलता है ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ऑलवेज गो विद द क्लैरिफिकेशन। प्रियजनों, ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। अगर आपको किसी के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो अपने बुद्धि में किसी के प्रति नकारात्मक असम्पशन मत बना लेना, प्रिजुडाइज माइंड मत कर लेना। एक फोन कॉल अवे है, उसको फोन करके सीधा क्लैरिफिकेशन करना कि भाई तुम्हारा ऐसा तो कोई भाव नहीं था ना, मुझे ऐसा लगा। ये आपके जीवन के अंदर एक शांति। लेट द टाइम हील द टाइम। मन मुटाव को, जीवन के अंदर अशांति को धीरे धीरे पोस्टपोन करने के लिए लेट द टाइम हील द टाइम। श्रीनाथ जी बाबा ने माधवानंद जी को भेज दिया, मलियागिरी पर्वत के ऊपर जाओ, चंदन लाओ। फिर चंदन लेकर वो वापिस आ रहे थे। अब श्रीनाथ जी को हुआ ये इस बार तो बहुत स्ट्रॉन्ग चंदन लाए हैं, अगर ये चंदन मुझ पर लगा तो इसकी ठंड कभी भी नहीं निकलेगी। अब श्रीनाथ जी ने कहा कि जो जोर का झटका होता है वो धीरे से लगना चाहिए। और उसी वक्त गुसाइन जी, श्रीनाथ जी एकदम गुस्से हो जाते तो बेचारे को बहुत हर्ट हो जाता है। पहले डिस्टेंस दे दिया, 6 महीने दूर हो गए भगवान से, वियोग दिया पहले, यानी वो थोड़ा उसको सूट कर सके। एकदम नहीं छोड़ा, एकदम नहीं त्याग किया। कोई भी चीज एकदम नहीं छोड़ने का होता है। दुनिया के अंदर शराब भी एकदम मत छोड़ना, सिगरेट भी एकदम मत छोड़ना, पड़ीकी भी एकदम मत छोड़ना, क्योंकि आपको जब आदत पड़ती है ना तो धीरे धीरे पड़ती है और फिर उसका शिखर बनता है। तो ऊपर से जब नीचे उतरना पड़ता है तो वही सीढ़ी से उतरना पड़ता है, फिर छलांग मार के नीचे उतरा नहीं जाता, गिर जाओगे, पैर भंग जाएगा। तो जैसे चढ़े हो वैसे ही उतरो। हमारी आदत कैसे पड़ी, एक बार आपने सिगरेट पी, एक दिन में एक बार, दूसरे दिन में 2 दिन में 2 बार, तीसरे दिन में 3 दिन में 3 बार, चौथे दिन में 4 दिन में 4 बार, ऐसे करते 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 बढ़ता गया। तो उतरना भी ऐसा ही पड़ता है, धीरे धीरे धीरे। एकदम मत छोड़ देना कोई चीज, नहीं तो फिर एक आदमी ने ऑनियन गार्लिक छोड़ दिए, सत्संग में सुना ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या इच्छा कई बार वो स्प्रिंग जैसा होता है, ऐसा दबा दिया, फिर एक बार ऐसे पुश करके खुलता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16वें दिन इतना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि ऑनियन को जाके कच्चा खा गया। वो स्प्रिंग बंद हुआ, खुला एकदम। तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज को एकदम नहीं छोड़ना, धीरे धीरे उसको स्लोली। आप दिन में अगर 10 बार सिगरेट पीते हो तो छोड़ने का नियम कैसे लिया जाए, 6 बार करो उसको, फिर 5 बार करो, या तो फिर 1 वीक के अंदर 1 दिन नक्की करो कि मैं इस दिन सिगरेट नहीं पीऊंगा, फिर दूसरे महीने के अंदर 2 दिन नक्की करो, तीसरे महीने के अंदर 3 दिन नक्की करो, 4 दिन नक्की करो, 7 महीने के अंदर छूटेगा। टाइम लगता है, एकदम नहीं छूटेगा और छोड़ना भी नहीं। एक जने को ऐसा एकदम उसने सिगरेट छोड़ दिया था तो उसको माइंड के अंदर उसकी पूरी नर्व्स जकड़ गई, नर्व्स में पैरालिसिस हो गया उसको। फिर डॉक्टर ने रीजन बताया कि इसने सिगरेट एकदम छोड़ दी तो उसको ये नुकसान भुगतना पड़ा, उसको अटैक आ गया, पैरालिसिस। तो श्रीनाथ जी ने पहले दूर भेजा, अब वापिस आ रहे हैं। श्रीनाथ जी जंगल में प्रकट हुए और कहा, माधवानंद जी आप बहुत सुंदर सेवा करते हो, आप बहुत बड़े धन्य हो, लेकिन आपका जो सेवा करने का जो प्रकार है वो प्रकार के अंदर आपका मर्यादा भाव है। यहाँ मैं पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान हूँ और आपको चंदन धराना बहुत पसंद है। अब आप चंदन नहीं धराओगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा, इसलिए एक काम करो, दक्षिण में मेरा दूसरा स्वरूप है, उनका नाम हेम गोपाल है और वो स्वरूप को रोज चंदन लगाया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर तो बहुत गर्मी होती है, इसलिए रोज तुम मुझे चंदन धराओ तो भी मुझे वादा नहीं है। वहां इंद्र साक्षात दर्शन करने आते हैं, तो तुम हेम गोपाल की वहां सेवा करो, तुम्हें वहां रोज चंदन धराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माधवानंद जी को ट्रांसफर दे दिया, उनको प्रमोशन देकर हेम गोपाल के मुखिया जी बना दिया। यहाँ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। श्रीनाथ जी बाबा ने बीच का रास्ता निकाल दिया। प्रियजनों, संबंध को बिगाड़ने के बजाय जीवन के अंदर अगर किसी के साथ आपको नहीं पाता है, उसको डिस्टेंस दे दो।
लेकिन उसके साथ मुंह से बोलकर कभी भी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर कौन सा संबंध आपको कब काम आ जाए वो आपको भी पता नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति के साथ मुंह से बोलकर बिगाड़ना चाहिए नहीं। ये बहुत बड़ा सूत्र है। कुम्भनदास जी आंख बंद करके भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। कुम्भनदास जी सोचने लगे, ये भगवान मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन ये भगवान मेरी कितनी चिंता करता था, ये भक्त की इतनी चिंता करता था कि एक बार भगवान कुम्भनदास जी के खेत में पधारे और भगवान ने पूछा, अरे कुम्भना, तेरे कितने पुत्र हैं? कुम्भनदास जी मुस्कुराकर कहने लगे, लाला क्यों मेरी मजाक करता है? तू ये पुत्र पुत्र की बात क्या मेरे सामने करता है? अरे बोल तो सही कुम्भना, तेरे कितने पुत्र है? लाला मेरे एक भी पुत्र नहीं है। एक कुम्भनदास झूठ क्यों बोलता है? मैंने सुना है तेरे 6 पुत्र है और 7वां गुड न्यूज आने वाला है, फिर मेरे सामने झूठ क्यों बोलता है? कुम्भनदास जी बोलने लगे, लाला ये 6 पुत्र अपने मां पर गए हैं, एक भी मेरे पर नहीं गया है। ये एक को भी तेरे अंदर रस नहीं है, और जिसको तेरे में रस उसको उसके अंदर मुझे रस, जो तुझ में नहीं मानता है उसमें मुझे भी कोई रस है नहीं। इसलिए भले व्यवहारिक रूप से पुत्र है, लेकिन मानसिक रूप से मेरा एक भी पुत्र नहीं है। तो भगवान ने कहा, वो कृष्णदास तो गायों की सेवा करता है, ठीक है वो गाय की करता है, उसको मैं आधा पुत्र मानता हूँ, जब से तेरी करने लगेगा उसको मैं पूरा मानूंगा। तो कुम्भनदास जी के कितने पुत्र? आधा पुत्र। तो भगवान को चिंता हुई कि कुम्भनदास जी की परंपरा को कौन निभाएगा? इतने बड़े कीर्तनिया है, लेकिन उनके जेनेटिक्स अभी तक बराबर रूप से किसी के अंदर उतरे नहीं है, और ये परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? तो उसकी भगवान को चिंता हुई। तो उसके लिए एक भगवान ने लीला की। कुम्भनदास जी को कहा, कुम्भना चल अपन चोरी करने जाए। लाला कहा, जमनावता गांव। अरे लाला वो तो मेरा गांव है। हाँ तेरे गांव में चोरी करने जाएंगे। लाला मेरे गांव में मुझे लेकर चोरी? हाँ तेरे गांव में तुझे लेकर चोरी। कहाँ जाना है? ये फलाने फलाने के घर। अरे वो तो मेरे सगे संबंधी है, मेरे सगों की वहां मुझे लेकर चोरी? हाँ तू चल तो सही। लाला कुम्भनदास के स्कंद पर विराजमान हुए, साथ में 2-4 सखाओं को लिया, और जब लाला चोरी करने के लिए पधारे, घर खाली है, पहले से कोई नहीं है, और ऊपर हांडी लटकाई हुई है। लाला ने फील्डिंग सेट की, एक ग्वाल को आगे रखा, एक को खिड़की पे रखा, एक को पीछे रखा, झंडी दे दिया सबको कि अगर दूर से कोई आता दिखाई दे झंडी ऊंचा करना, तो हमें पता चले कोई आ रहा है। फील्डिंग सेट की, और वो हांडी बहुत ऊपर लटकी थी। कुम्भनदास जी टेबल लाए, टेबल के ऊपर लाला चढ़े और टेबल को पकड़ रहे हैं। कुम्भनदास तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे काम में, हम तुम्हारे साथ हैं। लाला वो हांडी फोड़ने के अंदर बहुत एक्सपर्ट है, और इसलिए जब जन्माष्टमी आती है तब